ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं कंपनीज के साथ में कि चलते चलते उनमें कोई दिक्कत आती है। तो अगर आप वो रिव्यू करते रहेंगे, अपना रिव्यू सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे ना, तो वो कंपनीज आप ग्रिप कर लेंगे और उनसे आपको एग्जिट होना आसान हो जाएगा। तो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी से, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 1-2 साल के लिए करना है तो यू कैन गो विथ फिक्स्ड इनकम प्लान्स। एनएससी का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी कहते हैं। निफ्टी कंप्राइजेस 50 शेयर्स। अभी जो टॉप 50 शेयर्स है एनएससी के अंदर, उनमें जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है उसके अगेंस्ट में निफ्टी का इंडेक्स प्लस माइनस होता है, रीड करता है। वो बताता है, डायरेक्शन बताता है कि लोगों का आज का माइंडसेट क्या है। और आज लोग, ऐसा नहीं बोलूंगा बाहर ज्यादा है सेलर ज्यादा है, आप ये मान के चलिए कि बाइंग जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है, सेलिंग इज लेस एग्रेसिव। अगर मार्केट में तेजी है और मंदी है तो आप ये मान सकते हो कि सेलर्स आर मोर एग्रेसिव देन बायर्स। तो जैसे कि हमने बात की म्यूचुअल फंड्स का और डेब्ट फंड्स का, तो फिर उसमें एक टर्म हमने सुना है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी, ये क्या होता है? ओके, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, लमसम और एसआईपी। एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राइट। तो अभी एसआईपी क्या होता है कि आपको छोटा छोटा पैसा हर महीने देना है, एक स्पेसिफिक डेट पे आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कटेगा, वो पैसा जाके स्कीम में इन्वेस्ट होगा। ठीक है। लमसम का मतलब है कि आपने इकट्ठा एक बार में पैसा दे दिया, अब आप बार बार पैसा नहीं दोगे। ठीक है, क्लियर। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। जिस तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसका अपोजिट होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने एक लमसम पैसा डाल रखा है और उसके अगेंस्ट में आप छोटा छोटा पैसा अपने घर खर्च के लिए या महीने के खर्चे के लिए आप विड्रॉ कर, उसे एसडब्ल्यूपी कहेंगे। इसका हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो आप इस लिंक से जाके चेक कर सकते हैं। सर, ऐसा हमने काफ़ी बार सुना है कि अगर एसआईपी हम करा रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए कराएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। शॉर्ट टर्म में उसका जो भी रिटर्न है बहुत कम आता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर करते हैं तो वही जस्ट उसका डबल भी हो सकता है, ऐसे भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एसआईपी आप कहाँ पे करवा रहे हो। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ये माइंडसेट रखना है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5 साल के लिए करना है। ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप फिक्स्ड इनकम में जाते हो या फिर इक्विटीज में जाते हो, रिटर्न दोनों जगह जनरेट होते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? पहला, अगर आप एफडी में जाते हो या फिक्स्ड इनकम प्लान में जाते हो तो वो आपका शॉर्ट टर्म का पैसा है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट कब है? अगर 1-2 साल में रिक्वायरमेंट है तो यू कैन गो विद फिक्स्ड रिटर्न्स। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो इक्विटी इज द सेफेस्ट प्लेस आई कैन से। इक्विटी में अगर 5 साल या 5 साल के बाद कोई भी पैसा निकालता है तो उसको कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा कह रहा है। तो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी से, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 1-2 साल के लिए करना है तो यू कैन गो विद फिक्स्ड इनकम प्लान्स, राइट, लाइक एफडीज एंड ऑल। ठीक है। और एसआईपी क्या होता है? देखो, हमारे पास से ना बहुत छोटा छोटा पैसा जाता है, छोटा छोटा पैसा जाता है। जैसे कि कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब आप एक बात सोचिए कि जब बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है तो एक एक बूंद आप डाल रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो 1 गिलास पानी कब बनेगा? हाँ, टाइम लगेगा, टेक सम टाइम ना। और जब 1 गिलास पानी मान लो आपने निकाल भी लिया तो वो आपकी प्यास एक बार बुझ जाएगा, है ना। लेकिन जब आपका घड़ा भर जाएगा तो वो आपकी प्यास बार बार बुझाता रहेगा। यस सर। ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंस है इक्विटी में। आप जितना लंबा जाएंगे उतना आपको बढ़िया रिटर्न आएगा। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि हम जैसे कि कोई प्लांट लगाते हैं, हम पौधा लगाते हैं। ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में आम का सीजन चल रहा है और आम का पेड़ आप लगाने जाओ, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन रखो कि कल आज लगाया पौधा, कल से हमें आम मिलना शुरू हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नो सर, नहीं पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा आपको? डेली क्या करना पड़ेगा? उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, गर्मी से बचाना पड़ेगा, और भी बारिश ज्यादा तेज होगी तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। जब वो पौधा छोटा होता है ना तो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, तो हर चीज से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो पेड़ बन जाएगा तो वो क्या करेगा? फिर वो आपको छाया देगा, आपको फल देगा,
आपको आराम देगा, यस, है ना। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, आपको उसको केटर करना है, पैम्पर करना है। तो इसी तरीके से एसआईपी भी है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है। इनिशियल स्टेज में छोटे होते हैं, वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो आपको काफी अच्छा रिटर्न देंगे। हाँ। तो अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग? अगर एज अ बिगनर हम शुरू कर रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए ना, कि मतलब हम कैसे, क्या उसका एक रिक्वायर्ड रूल्स है जो हमें पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग जब आप इनिशिएट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, नॉर्मली जो एक जनरल पब्लिक है उसका परसेप्शन ये है कि जब हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमारी मार्केट से लड़ाई है, हम मार्केट से जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे तो मार्केट से कभी नहीं जीत पाओगे। तो हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, देन ओनली वी कैन सर्वाइव। ठीक है, तो हमें सर्वाइवल मेथड पे जाना है। तो सर्वाइवल मेथड क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको नॉलेज गेन करना है। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, या किसी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो उस स्टॉक की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, व्हाट इज हिज विजन, उसकी बुक्स क्या कहती हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी कर भी रही है कि नहीं कर रही है, और पिछले 10 सालों में 20 सालों में उसका उसने रिटर्न क्या किया है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई कंपनी 10 साल या 10 साल से नई है तो उस कंपनी में आप इनिशियली इन्वेस्ट करो ही नहीं, क्योंकि आपके पास में एनालिसिस के लिए ना बहुत कम डेटा होगा, और जब आपके पास डेटा पॉइंट होंगे तो आप सही नहीं सोच पाओगे उस कंपनी के बारे में। और जब कोई कंपनी 10-11 साल तक सर्वाइव कर जाती है ना, तो जैसा मैंने आपको बोला कि आप सारे सीजन्स देख लेते हो, तेजी का, मंदी का, हर दौर देख लोगे आप, तो उसे पता है कि तेजी में, मंदी में, या फिर वियर्ड सिचुएशन में, कोविड लाइक सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है। वो अगर सर्वाइव कर गई तो इसका मतलब दे आर वेल नोन अबाउट द मार्केट्स, और वो जानते हैं कि उन्हें अपना प्रोडक्ट कैसे प्लेस करना है मार्केट में। आप 10 साल पुरानी ही कंपनी को ही ग्रिप करो, इसके अलावा उसके बारे में स्टडी करो, उसके बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, नॉलेज। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन। आप जो भी काम करो वो डिसिप्लिन से करना है। अभी आप लोगों के पास में बहुत बड़ा पैसा नहीं होता है, ठीक है। इनिशियल फेज में आप जॉब करने जाएंगे, जॉब में भी सैलरी मिलेगा आपको, या फिर अगर आप बिजनेस भी करोगे तो इतना बड़ा पैसा आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो वहाँ पे काम करता है डिसिप्लिन। आप धीमे धीमे सिमिलर अमाउंट से स्टार्ट करो और उसको इन्वेस्ट करते चले जाओ। हर महीने एक फिक्स इनकम बना लो, जो कि हमें वहाँ से निकाल के कुछ ना कुछ इधर प्लॉट करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये हो गई। तीसरी चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपको ये समझना है कि आप पूरा पैसा किसी भी एक स्कीम में, एक स्टॉक में आपको नहीं लगाना है। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका 10 या 20 कंपनीज में, या स्कीम्स की बात करूँ तो स्कीम्स में ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो 2 या 4 स्कीम्स में आप डाइवर्सिफाई करके पैसा लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिंग करते समय ध्यान रखती है। उसके बाद में चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि रिव्यू करना। उसको टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहिए। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं कंपनीज के साथ में कि चलते चलते उनमें कोई दिक्कत आती है, तो अगर आप वो रिव्यू करते रहेंगे, अपना रिव्यू सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे ना, तो वो कंपनीज आप ग्रिप कर लेंगे और उनसे आपको एग्जिट होना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 10 सालों की मैं अगर बात करूं तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें ग्लिचेस है जो बहुत अच्छी चल रही थी, लाइक जेट एयरवेज, यस बैंक, DHFL। ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कि जो अपने टॉप से धराशायी हो गई। तो वहाँ पे यू हैव टू कट योर लॉसेस। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी में कोई भी एंट्रेंसेस आ रहे हैं, जस्ट कट द क्रैप सो दैट आपका पैसा मैक्सिमम बचा रहे। मार्केट में क्या कमाई होगी इसका ख्याल रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नुकसान जितना कम कर सके वो। जितना कम नुकसान होगा उतना बड़ा फायदा बना सकते हैं। सर ये तो हो गया, बट 5% रूल क्या होता है? 5% रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। सी, इस पे सिंपल सी बात है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने, है ना? यस। तो क्यों कहा जाता है कि अगर टोकरी अगर कहीं गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो
आपको 5% रूल क्या सिखाता है कि आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी भी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना। क्लियर? यस आप चाहे एफडी करें, आप चाहे कुछ भी करें, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस 5% रूल। सर आजकल मार्केट में अनलिस्टेड स्टॉक के बारे में भी काफी सुनने को होता है, तो अनलिस्टेड स्टॉक बेसिकली होते क्या हैं? ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में बताया था, Yes. अभी मैंने पूरी जर्नी आपको बता दी स्टॉक स्टॉक के बारे मार्केट में, में आप हाँ। कैसे घुसेंगे, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। अनलिस्टेड और बाकी नॉर्मल स्टॉक्स में बस फर्क होता है कि वो लिस्टेड नहीं होते हैं उस हाँ। शेयर में। मतलब जो आईपीओ से पहले के चीजें हैं वो अनलिस्टेड कैटेगरी में आती हैं। अभी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च नहीं किया है अपना, या फिर उसको सेबी का अप्रूवल नहीं है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड स्टॉक्स जब भी लिस्ट होंगे उससे पहले की जो ट्रेडिंग है वो सारी की सारी अनलिस्टेड कहलाती है। अब इसका एक हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। सर हमने अभी स्टॉक की बात की, म्यूचुअल फंड्स की बात की, सर P2P लेंडिंग क्या होती है? P2P लर्निंग, ओके, ये एक नया प्रोडक्ट आया है जो कि मार्केट में अभी कम लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि बैंक है एक एंटिटी जो कि हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, हाँ। दूसरा एक एनबीएफसी है, और अब एक आ रही है P2P P2P एनबीएफसी, ठीक है। P2P एनबीएफसी क्या होती है? ये एक एनबीएफसी की तरह ही होती है, बट जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनको P2P एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं मिल सकता, जो P2P एनबीएफसी कंपनीज हैं उनको एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं मिल सकता। ये दोनों अलग ही अलग रहेंगी। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि ऑनलाइन साहूकारी, ऑनलाइन साहूकारी का मतलब कि जैसे मनी लैंडिंग का काम आपने अपने घरों में देखा होगा कि लोगों को पैसे का रिक्वायरमेंट होता था तो वो आते थे लाला जी के पास में, लाला जी 10,000 रुपये उधार दे दो और हम आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस करेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर, जो भी उनका टाइम होता था। इसको हमने डिजिटाइज कर दिया है। तो आज के डेट में आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपका पैसा है आपके पास में, तो आप दूसरे किसी कोने में किसी को भी आप उधार दे सकते हो किसी को भी नीड हो पैसा, राइट। तो आप एक लेंडर की भूमिका निभा रहे हो अगर आपके पास पैसा है। अगर मुझे उधार चाहिए तो मैं एक बोरोवर की भूमिका निभा रहा हूँ। तो बोरोवर, लेंडर से लेके बोरोवर का जो सफ़र है वो ये एनबीएफसी P2P कंपनीज के थ्रू होता है। ये एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक ट्रस्टी होता है, ठीक है, और वो ट्रस्टी ये सारी चीज़ें मैनेज करता है एस्क्रो अकाउंट के थ्रू। P2P एनबीएफसी को कोई अथॉरिटी नहीं है जो लेंडर का पैसा वो यूज़ कर सके। बोरोवर के पास जाता है सीधे पैसा, और बोरोवर से जब पैसा आता है तो पहले लेंडर को जाता है और लेंडर के पास में इंटरेस्ट इनकम जाती है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो P2P एनबीएफसी को जाता है, ठीक है। इसका हमने एक वीडियो बना रखा है, डिटेल वीडियो, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। वो आधे घंटे का वीडियो है, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि P2P एनबीएफसी क्या है। That's all from our side, sir. It was really very informative session with you. Thank you, sir. Hope you all liked this video. If you have any query regarding this video, you may comment down in the comment box. And we upload our video on every Wednesday and Saturday. So please do like, share and subscribe. Thank you.